हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जील स्कॉलर। आज हम इस वीडियो में नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो बच्चे 2024 की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है उस बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसी में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज विच वन क्वालिफाइज टू बी अ कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। हमारे पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। इन 4 ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि कौन सी डायमेंशनल कांस्टेंट है। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यूज जो है वेरी करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कि जो ऑब्जेक्ट है कि इसमें जी की वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये भी डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वेरी करता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। ऑप्शन सी वो भी डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। हमें पता है कि स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और हमें स्पीड ऑफ लाइट को फंडामेंटल कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। Question second, the number of 2.745 and 2.735 on rounding of 3 significant figure will be give। इस तरह के क्वेश्चंस भी नीट में बहुत आ रहे हैं कि अगर हमें कोई भी डिजिट दी है तो हमें इसको राउंडिंग ऑफ करके क्या आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बट कंफ्यूजन की वजह से बच्चे जो हैं इसको गलत कराते हैं। तो इसका रीजन ये देखते हैं। अगर आपको देखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। इसका जो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इट मीन्स जो उससे पहली वाली जो डिजिट है उसमें वैल्यू जो होगी ऐड होगी। अब वैल्यू कौन से वाले डिजिट में ऐड होगी? अगर आपकी जो वैल्यू इवन है तो मैं कि कोई इट मीन्स कोई भी +1 जो है ऐड नहीं होगा। अगर डिजिट आपका ओड है तो इट मीन्स उसमें +1 जो है ऐड होगा। तो इट मीन्स तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये देखो 2.745, 2.74, क्योंकि ये जो है इवन है तो इस वजह से ये क्या होगा, एज इट ही रहेगा। नेक्स्ट जो है 2.735, इट मीन्स इसमें 3 जो है ओड में है, ओड की वजह से इसमें +1 ऐड होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2.74। तो दोनों का आंसर क्या आएगा 2.74 एंड 2.74। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में दिया है अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द action of gravity alone in a vacuum, which of the following quantities remain constant during the fall। it means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल कर रहा है, ये हमारे पास अर्थ है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई है फ्री फॉल कर रहा है तो अंडर दी ग्रेविटी, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है तो वो क्या कहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है अर्थ की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमारा ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस in which the calculating the change in the kinetic energy of system during motion one ignore the magnetic force one another। this is because it means कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल दिए हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो म्यूचुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो किनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज हो रही है ड्यूरिंग मोशन। बट उस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो इग्नोर की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? उसका रीजन ये है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल म्यूचुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं तो उस केस में उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं चार्ज पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंगली। तो जो परपेंडिकुलर मूव करने की वजह से वो कोई भी वर्क डन नहीं करेंगे, नो वर्क डन
इन ईच पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के ऊपर ये वर्क डन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर मूव कर रही है चार्ज पार्टिकल की वजह से। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, द मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव कर रही है। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन से हमें बताया कि ये चार फंक्शन हमें दिए हुए हैं, तो इन चार फंक्शन में से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2020 में भी आया है। हमें बस इतना पता है कि जो साइन फंक्शन है और जो कोसाइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन का जो सम होता है मींस साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ये दोनों फंक्शन को जब हम सम करते हैं तो ये हमें पीरियोडिक मोशन बताते हैं, ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन और ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाला क्वेश्चन जो है नीट 2020 में भी आया है कि फेज डिफरेंस निकालना डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो मोशन जो है उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है ए साइन ओमेगा टी, तो हमने निकालना क्या है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास y और हमें ये निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर भी कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए साइन का क्या आ जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा टी। तो अगेन ओमेगा टी की अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसकी ओमेगा टी की, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो अब हमने क्या करना है एक्सेलरेशन निकालनी है, तो अगेन हम इस इक्वेशन की इस सेकेंड इक्वेशन अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी की हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। हमें पता है जो माइनस साइन ओमेगा टी जो है वो किसके इक्वल होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई की, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और हमें निकालना क्या है फेज डिफरेंस निकालना है, तो इसका फेज डिफरेंस और जो डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया ओमेगा टी और ये हमें कितना दिया है ओमेगा टी प्लस पाई, तो फेज डिफरेंस निकालना है हमने फेज डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी प्लस नॉट अ फाई इट्स अ पाई ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर जो है आता है पाई। जो फेज डिफरेंस है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वो है हमारे पास पाई रेडियन। सो हमारा जो ऑप्शन जो है डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, जिसमें एम्पलीट्यूड हमें दिया है ए। तो इस चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर होगा 0 ए या 2 ए या 4 ए। ये वाला जो क्वेश्चन है नीट 2019 में आया हुआ है उड़ीसा में। तो इसको किस तरह से कवर करना है, तो बहुत ही इजी है। जैसे हमारे पास सपोज करो कोई सिंपल पेंडुलम है राइट, तो ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है।
ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे ये पेंडुलम मीन पोजीशन जिसको हम ओ के साथ डोनेट करते हैं, इसको पी के साथ, इसको मान लो क्यू के साथ डोनेट कर लिया। जैसे ये पेंडुलम मीन से पी की तरफ मूव करता है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए। और अगेन ओ से पी से क्यू, पी से ओ तक का डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास आ जाता है ए। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले ओ से पी गया, ओ से पी गया, फिर पी से ओ गया, फिर सिमिलरली फिर ओ से किसकी तरफ मूव करता है, वो क्यू की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे डिस्टेंस कितना कवर किया, ए। और अगेन ओ से पी, क्यू से किसकी तरफ मूव किया, ओ से। तो ये हमारे पास ए हो गया। तो कितना डिस्टेंस हो गया, ओ से पी, पी से ओ से क्यू और क्यू से ए। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सभी में ए सेम डिस्टेंस कवर किया। तो सेम डिस्टेंस जो है उसने जो है सेम कवर किया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4a। तो जो आंसर होएगा वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इज 4a। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, टू मेक द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर डबल वन हैज टू। अगर हम ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को डबल करते हैं तो उसके मास में क्या चेंज आएगा। हमें पता है कि जो ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 पाई अंडर के अपॉन है। अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को डबल करते हैं, मीन्स इसको आपने f1 कंसीडर कर लो। अगर हम इसी फ्रिक्वेंसी को डबल कर देंगे, मीन्स 2f1 कर देंगे, f1 को आप f2 कंसीडर कर दो, तो उसके मास में क्या चेंज आएगा। हमें पता है फ्रिक्वेंसी जो होती है वो किसके इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ मास के। अगर हम इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को रेशियो निकालते हैं तो हमें पता लग जाएगा। तो f2 अपॉन f1, तो f2 का हमारा आ जाएगा 1/√m2 डिवाइडेड बाय 1/√m1। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा f2 अपॉन f1 दैट इज इक्वल्स टू m1 ऊपर आ जाएगा और m2 नीचे आ जाएगा। f2 किसके इक्वल है, 2f1 के। तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे, 2f1 अपॉन f1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। तो f1 के साथ m1 कैंसिल हो जाता है। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4m2 इक्वल्स टू m1। तो हमें m2 की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास आएगा 1/4m1। इट मीन्स जैसे हम ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को डबल करते हैं तो उसका जो मास होता है वो 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल of mass m and ideal spring with a spring constant k. The particle oscillate with a time period t. The spring is cut into two equal parts. If one part oscillate with the same particle and time period will be. मान लो ये हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमने क्या लिया है, एक स्प्रिंग लिया है। उस स्प्रिंग के साथ हमने एक पार्टिकल, एक मास जो है अटैच्ड किया है जिसका मास है m। तो इस स्प्रिंग का जो और स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हमने के साथ डोनेट किया है, तो इस टाइप पे यहाँ पे इस स्प्रिंग का जो इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो है Tm। मान लो इस स्प्रिंग को अगर हम सेंटर में से काट देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा, हमें बस यही निकालना। अगर हम इस स्प्रिंग को हाफ किया तो ये मास, यही वाला मास दोबारा से अटैच कर दिया तो के की वैल्यू भी सेम रहेगी और जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, चेंज होगा। और यही टाइम पीरियड हमने निकालना है। तो अभी हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो पार्टिकल का जो मास है वो हमारे पास है m, वो स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है, जो टाइम पीरियड है ऑसिलेटर का t वो हमारे पास है 2 पाई अंडर अपॉन m अपॉन k। हमें पता है कि जो k की वैल्यू है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो किसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस अगर हम लेंथ इंक्रीज होती है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज करता है तो लेंथ इंक्रीज होगी। तो हमें पता है कि ये जो स्प्रिंग है हमने इसको क्या किया, डबल। इट मीन्स इसकी लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इट मीन अगर ये लेंथ हाफ है तो k क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इट मीन्स k डैश जो होगा वो k क्या होगा, डबल होगा, जिसको हम 2k के साथ डोनेट कर सकते हैं।
अब हमें पता है कि अगर इस वैल्यू में हम फॉर्मूले में फिल करते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा उस केस में, 2 पाई अपॉन एम अपॉन के की वैल्यू क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हाफ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k। तो अब हमने इसको क्या करना है, t इक्वल्स टू 2 पाई, अभी ये 2 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √2, हमारे पास रहा स्क्वायर रूट ऑफ m पॉन k। अब हमें पता है कि 2 पाई m पॉन k किसके इक्वल होता है, t के। तो हमने इस जगह इसकी वैल्यू हमने क्या फिल कर दी है, 1 पॉन √2, 2 पाई पॉन √m पॉन k किसके इक्वल आ गया, t के। तो हमारा जो जो चेंज आता है टाइम पीरियड में वो कितना आएगा, t अपॉन √2। सो जो ऑप्शन है बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इक्वल टू 5 sin 3 pi by t plus √3 cos 3 pi t. What is the amplitude of motion of y in meter? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी है और हमें इसमें एम्पलीट्यूड निकालना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल्स टू साइन 3 pi t प्लस √3 cos 3 pi t। तो हमने इसमें से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, अपनी तरफ से हमने 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ हमने डिवाइड किया। सो 1/2 साइन 3 pi t प्लस √3, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करते हैं, कोस 3 pi t। अब आपको पता है कि जो 1/2 है, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos π/3। cos π/3 का मतलब होता है, पाई का मीन्स 180 डिग्री, तो 3, सो 3 6 का 60, सो ये हम लिख सकते हैं कि ये cos 60 डिग्री के इक्वल है। तो cos 60 डिग्री को हम cos π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही अप्लाई किया है, y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 किसके इक्वल है, cos π/3 के, साइन 3 pi t प्लस सिमिलरली √3/2, √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3। तो इसको हमने लिख दिया है साइन π/3 cos 3 pi t। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाता है 10, साइन ए कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला जो आ जाएगा साइन दैट इज इक्वल्स टू 3 pi/t प्लस π/3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। सो ये साइन, इसको हमने ए कंसीडर करा है और इसको हमने बी कंसीडर करना है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी दैट इज 3 pi/t प्लस π/3। तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ए जो है हमारा 10 जो है हमारा एम्पलीट्यूड है। सो हमारा जो आंसर होएगा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, if a simple pendulum is taken to a place where g decreases by 2% and the time period, अगर हम सिंपल पेंडुलम को अगर एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहां उसकी g की वैल्यू, उसकी ग्रेविटी जो है g की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है 2%, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का। अगर g की वैल्यू 2% डिक्रीज है तो टाइम पीरियड क्या होगा, वही कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो होता है 2/√L/g। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमने अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा है log t इक्वल्स टू log 2/√L/g। अब हमने इसमें log के कुछ फॉर्मूलेज यूज करने हैं, वो मैं साइड पे लिख रही हूं। जैसे log का फॉर्मूला होता है log m की पावर n दैट इज n log m। अगर log का फॉर्मूला आता है log m
इम्प्लाई एन, तो उसका फॉर्मूला आएगा log m प्लस log n। अगर log m बाई n का फॉर्मूला होगा m बाई n, तो उसको हम लिखेंगे log m माइनस log n। तो ये जो आइडेंटिटीज है इस इक्वेशन में यूज होगी। तो जैसे हमने log अप्लाई किया है, दैट इज log t इक्वल्स टू, ये log है, ये हमारा m, इसको m कंसीडर करो और इसको n। सो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होगा, log m प्लस log n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 पाई प्लस log n हमारे पास क्या, अंडर एल अपॉन अंडर जी। अब अगेन यहाँ पे log का फॉर्मूला अप्लाई होगा log m अपॉन n, तो यहाँ पे आ जाएगा log m माइनस log n। तो हमारे पास अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log t इक्वल्स टू log 2 पाई प्लस log m माइनस n। log m अपॉन n मीन्स log m के हमारे पास अंडर रूट 2, log m माइनस log n। अब हमने इसको अगेन सोल्व करना है, log t दैट इज इक्वल्स टू log 2 पाई, तो हम log इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, L को हमने इस तरीके से लिख दिया log g की पावर 1/2। तो अभी हमें पता है कि log m की पावर n, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी n log m। तो हम इसको लिख सकते हैं log t दैट इज इक्वल्स टू log 2 पाई प्लस log m की पावर n, इट मीन्स 1/2 log l। अगेन log m की पावर n 1/2 log g। नाउ अब हमने जो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई है, लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करके हमारे पास आता है डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास आ जाएगा log की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन t, अगेन t की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dt। log 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1/2 एज अ कांस्टेंट है, उसको एज इट ही रख दिया। log l की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन l। l की अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dl माइनस 1/2 को एज इट उतारा। log g की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन g, g की अगेन करेंगे तो आ जाएगा dg। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जो लेंथ है, लेंथ जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो इट मींस dg की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो l 0 है तो dg की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो dt अपॉन t इक्वल्स टू 0 प्लस ये पोर्शन 0 आ जाएगा माइनस हाफ dg अपॉन g। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन t दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ dg अपॉन g। अब हमें ये निकालना है कि अगर g की वैल्यू 2% डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड क्या आएगा। तो अभी हमने परसेंटेज में आंसर निकाला है, तो हमने क्या किया, 100 के साथ बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 dt अपॉन t इक्वल्स टू माइनस 1/2 dg। कितना पर dg क्या है कि ग्रेविटी की जो हमारे पास g की वैल्यू थी कितनी डिक्रीज हुई थी, -2। dg अपॉन g मीन्स कितना डिक्रीज हुआ था, -2 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास dg अपॉन जो है दैट इज dt अपॉन t माइनस हाफ -2 मल्टीप्लाई 100, और ये 100 ओवर में आ जाएगा तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पता लगा कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने g की वैल्यू हमारी 2% डिक्रीज हुई है तो उससे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो 1% इंक्रीज हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
If a simple pendulum executing simple harmonic motion fall freely along with the spot, then अगर सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और फ्रीली फॉल कर रहा है अलोंग द स्पॉट, तो उस केस में क्या होगा? तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो हमारे पास है t इक्वल्स टू दैट इज 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर ये फ्रीली फॉल कर रहा है, आपको पता है जब भी कोई चीज फ्रीली फॉल करता है तो ग्रेविटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 0, और टाइम पीरियड हमारा क्या चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो उस केस में जो पेंडुलम है वो ओसिलेट नहीं करेगा। सो पेंडुलम डज नॉट ओसिलेट व्हेन सिंपल पेंडुलम फ्रीली फॉल। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इट डज नॉट ओसिलेट एट ऑल बिकॉज जी की वैल्यू 0 होती है और टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प व्हेन, क्या होगा? तो हमें दिया है कि अगर फोर्स वाइब्रेशन की बात करते हैं कि रेजोनेंस वेव जो है वो काफी ज्यादा शार्प कब होगी, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी के और एम्पलीट्यूड के बीच में प्लॉट किया ग्राफ। तो ये जो है फ्रिक्वेंसी है, तो ये देखो ये इसका क्या है? वेव का एम्पलीट्यूड है। हमें बस ये शो करना है कि ये एम्पलीट्यूड जो रेजोनेंस जो है कब शार्प होगी। शार्प सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर जितना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स है, जितनी ज्यादा फोर्स डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस क्या होगी? शार्प होगी। तो अगर हम चाहते कि रेजोनेंस वेव काफी ज्यादा शार्प नजर आए तो हमारी डैम्पिंग फोर्स काफी शार्प होगी या निग्लिजिबल होगी। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। रिस्टोरिंग फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। जितनी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस वेव जो है उतनी ज्यादा ही शार्प होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, a screw gauge has a least count 0.01 mm and there is a 50 division in a circular scale. The pitch of screw gauge. हमें स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट बताया है 0.01 mm, लीस्ट काउंट दिया है 0.01 mm और हमें नंबर ऑफ डिवीजन बताई है सर्कुलर स्केल की। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल वो दी है 50 और हमें क्या निकालना है? पिच निकालना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है नीट 2020 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको पिच निकालनी है, आपको ये याद रखना है कि पिच निकालने का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के साथ। तो पिच हमारे पास आ जाएगी, लीस्ट काउंट हमें दी है 0.01 mm मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 50। तो पिच हमारे पास आ जाएगा 0.5 mm। सो जो है पिच का आंसर है। सो 0.5 mm, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 mm 0.0099 mm। हमें डिफरेंस निकालना है दो वैल्यूज का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज। तो 9.99 mm इनका डिफरेंस जब हमने निकाला तो हमारे पास आ जाता है 0.0099। अगर हमने इसका डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस हमारे पास आएगा 9.9801। अब हमने इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट तक तो आएगा 9.98, क्योंकि पीछे 0 है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 9.98 मीटर। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायमेंशन निकालनी है, ये भी नीट 2020 में आया है। तो हमें बस स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया में कितनी फोर्स लगी तो वो होता है स्ट्रेस। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? ML/T-2 और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस L⁻²। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया M L⁻⁻1 T-2। तो ये किसका फॉर्मूला है? डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का। सो ML-1 T-2। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। हमने 1 मिनट आर्क का
आंसर निकालना है रेडियन में। तो हमें पता है 1 मिनट ऑफ आवर किसके इक्वल होता है 1/60 डिग्री के, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। तो जिसको हम कटिंग करेंगे तो 180, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो अब हम इसको 1 मिनट इक्वल्स टू 1.60 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो जब हमने इसको कटिंग करा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो ये हमारे पास जो है आंसर है 1 मिनट ऑफ आवर 2.91 10⁻⁴ रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल measured by a clock gives the following readings 1.25 second, 1.24 second. What is the percentage relative error of the observation? हमें टाइम इंटरवल दिया है क्लॉक का, तो हमें 5 रीडिंग्स दी हुई हैं और हमें रिलेटिव एरर निकालनी है इन ऑब्जर्वेशंस का। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे, देन उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो उसके बाद हम रिलेटिव एरर्स निकालेंगे। तो पहले हम मीन निकालेंगे टाइम इंटरवल का, मीन ऑफ टाइम इंटरवल। तो क्या आ जाएगा मीन निकालेंगे टाइम इंटरवल का, दैट इज 1.25 प्लस करेंगे सभी टर्म्स को 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28, और कितनी टर्म्स हैं ये टोटल 5 हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आ गया, ये सभी को प्लस किया तो 6.25 दैट इज डिवाइडेड बाय 5 के साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। तो जो आंसर है 1.25 सेकेंड। तो ये हमारे पास है टाइम इंटरवल, मीन निकाल लिया हमारे पास, दैट इज 1.25 सेकेंड। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किसके साथ डोनेट करेंगे डेल्टा टी बार के अकॉर्डिंगली। सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी बार, ये कैसे आएगा इक्वल्स टू, हमने सभी को जो भी हमारे पास मीन आया उसमें से सब टर्म को माइनस करना है, तो दैट इज ये सेकेंड है हमारा। सो दैट इज मॉडुलस 1.25 माइनस दिस टर्म 1.25, देन प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1.24, इसको इसमें से माइनस करेंगे इस टर्म को, सो 1.24 माइनस 1.25, अगेन 1.27 माइनस 1.25, अगेन 1.21 माइनस 1.25 प्लस सिमिलरली ऐसे ही एजिट करना है 1.28 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय, जब हमने इस टर्म्स को डिवाइड किया है 5 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, तो डेल्टा टी बार दैट इज इक्वल्स टू 1.25 में से ये 1.25 माइनस करा तो हमारे पास आंसर आएगा 0 प्लस 1.24 में से 1.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01, माइनस में आएगा मॉडुलस की वजह से प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1.27 में से माइनस 1.25 को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0.02। 1.21 में से 1.25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04, एंड 1.28 में से 1.25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 एंड डिवाइडेड बाय 5। ये सभी ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर की परसेंटेज निकालनी है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बार मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा टी बार हमारी वैल्यू आती है 0.02 और टी की वैल्यू हमारे पास जो आया था, टी का जो मीन आया था हमारा, वो आया था टी की वैल्यू जो थी हमारे पास, सॉरी, दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आ जाएगा 1.6%। सो दिस इज अवर relative error, percentage in relative error, that is 1.6%. Option D is our correct answer. Next question, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स की डायमेंशन क्या हुई, मास का हमने m लिख लिया, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, L अपॉन टी का स्क्वायर। सो जो फोर्स की डायमेंशन आती है दैट इज mL(T-2). तो ये है हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1L1T-2, क्योंकि हमारे पास मास भी एक है, लेंथ भी एक है और t की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। सो m1L1T-2। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने एक बॉल ली है, इज वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप of a tower. It hits the ground after some time, velocity 80 meter per second. The height of tower is, so g की वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो हमारे पास एक टावर है, इस टावर का दिस इज अ टॉप, तो ये ग्राउंड फ्लोर है। इस टॉप से जब बॉल फॉल करती है, वर्टिकली फॉल करती है डाउनवर्ड, तो ये कितनी वेलोसिटी से गिरती है, 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से ये फॉल करती है। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद ये बॉल जो है यहाँ पे हिट करती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है टावर से लेके ग्राउंड तक का। तो हमें पता है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है 80 मीटर पर सेकेंड, और जो हाइट दी हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज v² माइनस u² इक्वल टू 2as। सो हम लिख सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, डिस्टेंस कितना है h। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला आ जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2g। तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। v की वैल्यू हमें दी है 80 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू दी है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10। तो 80 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 20। सो वी आर गेटिंग 6000 डिवाइडेड बाय 20। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 मीटर, मीन्स जो हाइट जो निकली है वो है 300 मीटर। सो हाइट इक्वल्स टू 300 मीटर। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट, विंडो की हाइट दी हुई है, विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग क्रॉसेस द, कितने टाइम में वो बॉल है वो ड्रॉप कर रही है। तो लेट्स सी, मान लो हमारे पास एक पर्सन है जो एक ग्राउंड फ्लोर जो बिल्डिंग है, एक पर्सन है वो इस ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो जिस ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है वहां पे एक विंडो है और उस विंडो की जो हाइट दी हुई है वो दी है 1.5 मीटर, और यहां से एक बॉल है वो वर्टिकली ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट पे इस ये जो बॉल आती है तो इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो u की वैल्यू क्या होगी, और उसने विंडो को कितने टाइम में क्रॉस किया है, 0.1 सेकेंड में। 0.1 सेकेंड में उसने ये है रूफ को क्रॉस किया है, 0.5 है
A person sitting in the ground floor of building noticed through the window of height 1.5 meter. A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of ball when it topmost of point of window, and value of g is already given. Let's start. एक पर्सन है जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है. मान लो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग पे ग्राउंड फ्लोर पे एक पर्सन बैठा है और उसके सामने एक विंडो है. ये जो विंडो है, इस विंडो की हाइट जो दी हुई है वो दी है 1.5 मीटर. और यहाँ पे एक बॉल जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉप्ड हो रही है. जैसे ये बॉल इस पॉइंट पे पहुंचती है तो हमें कितनी वेलोसिटी होगी, यू वेलोसिटी से पहुंचती है. तो ये जो बॉल है ये 1.5 मीटर विंडो को 0.1 सेकेंड इतने टाइम में वो इस विंडो को क्या करता है, क्रॉस करता है. और हमें यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के इस पॉइंट पे यू की कितनी वैल्यू थी कि जिसने 0.1 सेकेंड में इस विंडो को क्रॉस किया. तो हमें यू की वैल्यू निकालनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे. और हमें विंडो की जो हाइट दी हुई है, विंडो की जो हाइट दी है दैट इज 1.5 मीटर. और जो टाइम दिया है जो इस विंडो को क्रॉस करता है 0.1 सेकेंड. तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर. सो h हमें दिया है 1.5, दैट इज u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. टाइम की वैल्यू दी है 0.1 सेकेंड प्लस हाफ, जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है 10 और मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमें दी है 0.1 का स्क्वायर. नाउ लेट्स कैलकुलेट. तो हमने जब इसको कैलकुलेट करा तो 1.5 इक्वल टू 0.1 u प्लस, तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा है 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 0.05. सो हमारे पास आ गया 1.5 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 u. सो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1.5 में से 0.05 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 1.45 डिवाइडेड बाय 0.1. तो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आता है दैट इज 40.5 मीटर पर सेकेंड. तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो बॉल थी उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40.5 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से वो बॉल ने 0.1 सेकेंड में इस विंडो को क्रॉस किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg and 6 kg are tied to an end of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of this system in term of acceleration due to gravity g. So let's start. हमें एक पुली दी हुई है, उसमें दो स्ट्रिंग्स है जो मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, उसके साथ दो मास बॉडीज जो हैं वो कनेक्टेड है. एक का जो वेट है 4 kg है और एक का जो वेट है 6 kg है. तो लेट अस कंसीडर, इसको हमने m1 कंसीडर कर लेते हैं और इस वेट को हमने m2 कंसीडर कर लिया. तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, इट मीन्स m1g. और इसका भी वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा है m2g. m1g जो टेंशन फोर्स है वो ऑपोजिट लग रही है और यहाँ पे भी ऑपोजिट ही लग रही है. तो जैसे ये फ्रिक्शनलेस पुली है, जैसे ये इसका वेट ज्यादा है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड मूव करे तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो बस हमने इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन निकालनी है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो जैसे हमने फर्स्ट बॉडी जो ले ली है दैट इज, लेट्स सी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि टी जो है
Calculate the acceleration of block and trolley system shown in a figure. The coefficient of kinetic friction between trolley and surface that is equals to 0.05 and g equals to 10 meter per second scale. Mass of string is negligible, no other friction exist. ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में नीट में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में। इस ट्रॉली का जो वेट है वो है 10 kg और इस ब्लॉक का वेट जो है 2 kg है। जैसे ये ट्रॉली जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, टेंशन जो है टी है, तो इसका टेंशन जो है ऑपोजिट है। यहाँ पे ट्रॉली और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और बाकी कहीं पे भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमने ट्रॉली का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर इसका सेकंड ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है सिस्टम की। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 10 kg ट्रॉली की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे सबसे पहले हम। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, टी इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि टी माइनस म्यू आर दैट इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमें दिया है 10a। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ टी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 0.05 और आर आपको पता ही है कि आर किसके इक्वल होता है, एम जी के। सो एम जी हमें कितना दिया है, एम हमें दिया हुआ है 10 जी, तो ये हमारे पास आ गया 10 जी इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 10 ए। टी माइनस 0.05 इंटू 10, जी की वैल्यू ऑलरेडी दी है 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 ए। सो टी माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 10 ए। तो ये पॉइंट हटाया तो ये हमारे पास 100 आया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस 5 इक्वल्स टू 10 ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी निकालनी है, ब्लॉक की। नाउ वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। वेट कितना है ब्लॉक का, 2 kg है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2g माइनस, वेट नीचे लग रहा है तो ये हमारा आ जाएगा 2g माइनस टी, 2g माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 2a। तो 2g क्या आएगा हमारे पास, g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a। सो लेट अस कंसीडर सेकंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट ऐड करके हमारे पास आ जाता है टी माइनस 5 प्लस 20 माइनस टी इक्वल्स टू 10a प्लस 2a। सो हमारे पास आ जाएगा, t के साथ t कैंसिल हो गया, 20 में से 5 गए 15, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 12a। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/12। सो 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 4 10, 3 5 50। सो a इक्वल्स टू 5/4 और हमें आंसर पॉइंट्स में चाहिए, तो 5/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अवर एक्सेलरेशन। जो ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है